हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं डाउटनर में भौतिक विज्ञान की एक और जबरदस्त क्लास में। तो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। कैसे सभी, क्या हाल चाल सभी के। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है। हम बढ़िया मस्त मजे में। नदीम 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 नदीम, मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो नदीम मेरा पहला स्टूडेंट था जिसके नीट में, मतलब जितने बच्चे पढ़ाए थे उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स उसी बच्चे के आए थे। आकाश में था वो, मेरे बैच में जितने बैच थे सारे बैच मिलाकर उस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स थे। हाँ भाई नदीम, फिर से इतिहास रचोगे। चलिए, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। आज की क्लास में हम क्या करने वाले डिस्कस। आज की क्लास में हम गुरुत्व के अधीन गति पर करेंगे चर्चा। गुरुत्व के अधीन गति पर करेंगे चर्चा, फिर गति का आलेखीय विश्लेषण समझेंगे ना। पहले अधीन गुरुत्व के अधीन गति कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम आलेखीय विश्लेषण पढ़ना शुरू करेंगे। और इसके पहले हम गति के समीकरण तक कहानी पूरी खत्म कर चुके हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में हम आपेक्षिक गति भी पढ़ेंगे। अब आपेक्षिक गति का ये चक्कर है कि नीट के सिलेबस से, मतलब जो एनसीईआरटी की नई बुक है या जो रिमूव्ड सिलेबस है, उसमें ये आपेक्षित गति हटा दिया गया है। मतलब कि आपेक्षित गति दोनों जगह से, कहां से, एक विमीय से भी और दो विमीय से भी, है ना। तो दोनों जगह से आपेक्षित गति हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपेक्षित गति जो हटा दिया गया, तो हम लोग वैसे पढ़ेंगे, इसका बेसिक मैं आपको बता दूंगा, फिर भी दिखते हैं हमारे पास कितना समय रहता है उसके हिसाब से ना। बाकी दूसरी बात या दूसरा कार्य हम ये कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में नीट का सिलेबस रिलीज हो जाएगा। तो अगर इन केस ये वाला जो टॉपिक है वो नीट के सिलेबस में रहता है तब हम पढ़ लेंगे, अभी के लिए हम इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यह दोनों में से कुछ एक कार्य हम कर सकते हैं। चलिए, हाँ, टेस्ट में कहां तक आएगा, ये बच्चे ने बहुत ही बढ़िया बात पूछी है। 3 लोगों का आज बर्थडे है बेटा, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, वो रेन वर्षा वाली प्रॉब्लम हटा दी गई है ना, रिवर बोट वाली भी हटा दी गई है। चल, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट से कार्य कर लेते। गुरुत्व के अधीन गति पढ़ेंगे हम, और इसके अलावा आलेखीय विश्लेषण जो है वो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। मतलब कल की क्लास में या मंडे को जो क्लास होगी उसमें आलेखीय विश्लेषण पढ़ेंगे। अब टेस्ट में कहां तक आएगा। टेस्ट में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर हमारी, जैसे कल ईद थी तो कल ईद के लिए हमने क्लास ऑफ कर दी थी, तो अगर हमारी क्लास कल होती है तो मैंने आपको बोला था कि गुरुत्व के अधीन गति तक आएगा। लेकिन आप लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी दे रहा हूं मैं, है ना। दिल की धड़कनें तेज हो सकती है, और साथ ही साथ है ना, जो दिल के कमजोर है वो कृपया करके ध्यान से इस बात को सुने। पैरों तले जमीन खसक सकती है आपके। गुरुत्व की अधीन गति मैंने टेस्ट में नहीं डाला है। ठीक है, मतलब कि टेस्ट में कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, गति के समीकरण तक आएगा। ठीक है, गति के समीकरण तक आएगा। 50 सवाल आएंगे, उसमें से ऑब्वियस सी बात है 50 में से 45 करने होंगे। और उसमें क्या क्या आएगा, बेसिक मैथ्स के कुछ 10-12 सवाल रहेंगे, 12 या 13 सवाल है बेसिक मैथ्स के। उसमें समाकलन भी है, ध्यान रखना। पिछला जो टेस्ट होता है उसमें समाकलन नहीं आया था, तो ये वाला टेस्ट जो होगा उसमें समाकलन ज्यादा आएगा। बेसिक मैथ्स के भी सवाल आएंगे, मात्रक और मापन पूरा आने वाला है, और उसके अलावा ये वाले चैप्टर में गति के समीकरण तक बात आएगी। क्लियर है कहानी। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे होमवर्क का टेस्ट, ये
हाँ, क्लास के होमवर्क के जो क्वेश्चन है बेटा वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, चिंता मत करो, है ना। एक बार ही हम गुरुत्व की अधीन गति पढ़ लेंगे, उसके बाद में हमारे पास जब समय बचेगा एक आध दो दिन में, तो मैंने आपको जो 4-5 क्लासेस में होमवर्क दिया उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। अब अगर आप लोगों में से किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझसे सवाल कम बन रहे हैं, तो बेटा इसीलिए मैं तुरंत सवाल डिस्कस नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग जैसे एक बार आपको सवाल दे दिया गया है और आपने एक बार उसको ट्राई करा, नहीं बना तो आप उसे फिर से ट्राई कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, कम से कम 2 बार ट्राई करना होगा आपको, तब जाके अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं बता दूंगा और उसकी हिंट भी दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब अभी हम करते हैं क्लास की शुरुआत गुरुत्व के अधीन गति। अच्छा, गुरुत्व के अधीन गति से पहले 2 सवाल और थे हमारे पास, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। एक नीट 2023 का सवाल था, एक नीट 2021 का सवाल। ये दोनों सवाल जो है वो जो हमने इसके पहले गति के समीकरण पढ़े थे उस पर आधारित आसान से 2 सवाल है। तो ये वाले 2 सवाल भी है, वो जल्दी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चल तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। टेस्ट देते समय नोट साथ में लेके, अरे सुयश बेटा होमवर्क करते समय नोट साथ में लेकर बैठ, टेस्ट देते समय अगर तू नोट साथ में लेकर बैठेगा तो क्या मतलब है इसका, तो क्यों ही दे रहा है टेस्ट। चलो देखो, हाँ भाई सवाल देखते, अभी 2 सवाल करवा देता हूं फटाफट ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम उसके बाद में गुरुत्व की अधीन गति पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, एक छोटा ब्लॉक चिकनी नत समतल से नीचे की ओर खिसकता है, मतलब एक ब्लॉक जो है वो नत समतल कैसा होता है, ऐसे समतल को नत समतल बोलते हैं, कोण थीटा पर। अच्छा सर, अभी नीचे की तरफ फिसल रहा है, m इसका है द्रव्यमान। अब बोला है कि अंतराल t बराबर n-1 से t बराबर n के बीच में ब्लॉक द्वारा चली गई दूरी Sn है, तो Sn बटा Sn+1 का अनुपात क्या होगा, है ना। क्या ये आप लोग कर पाओगे, कल के टेस्ट का एक क्वेश्चन? ठीक है प्रतीक्षा बेटा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं उसको। ठीक है, चल तो अगर हम यहां पर देखें तो nth सेकंड में तय गई दूरी क्या थी, फॉर्मूला u + ½ a 2n-1, ये पहला वाला फॉर्मूला है। और बोला है विराम अवस्था से मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पे प्रारंभिक वेग जो हो गया वो 0 हो गया है, मतलब Sn जो हो गया है वो हो गया है ½ a 2n-1। अच्छा, क्या कोई सूरवीर योद्धा मुझे बता सकता है कि सर अगर Sn ये है तो Sn+1 कितना होगा, Sn+1 कितना होगा, कैसे निकालेंगे Sn+1, मतलब n की जगह रख दूं मैं n+1, तो यहां पर हो जाएगा ½ a इंटू 2 इंटू n+1 - 1, है ना। n की जगह n+1 रख दिया। क्यों किया मैंने, सवाल वाले ने बोला, क्या बोला सवाल वाले ने कि एक बार n रखो और एक बार n+1 रखो और सॉल्व करके बताओ। नीट 2021 का सवाल तो बोला गया यहां पर, वैसा हमने किया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 2n + 2 - 1, ये -1 तो ऐसा हो जाएगा, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा, फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा, तो कितना आ गया, ये हो गया ½ a 2n + 1। ठीक है, तो यह हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई है। ये हो गई समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। कितना आंसर आएगा जल्दी से बता दो, इसका कितना आएगा सर अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो यहां पर ½ a कट जाएगा, ½ a कट जाएगा। तो कितना बचा यहां से, तो सर यहां से बचेगा Sn/में Sn+1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहां से 2n-1 में 2n+1 लगा दो, कमेंट्स में आ गया दूसरा जवाब। दोनों को डिवाइड करना था। ठीक है, चल आगे बढ़ते। हाँ, ये सभी हम करने हैं, हमें एक और क्वेश्चन था ये वाला।
नीट 2023 का सवाल, बहुत ही लाजवाब सवाल है ना। एक्चुअल में मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा था, इससे पहले मेरे पास एक दो और दूसरे क्वेश्चन थे, वो लास्ट ईयर भी मैंने करवाए थे आरंभ बैच में, इसके पहले भी करवाते आ रहा था मैं, लेकिन फिर वो वाला क्वेश्चन हटा के मैंने यही वाला डाल दिया इस बार। क्यों? क्योंकि उसके जैसा ही क्वेश्चन, एग्जैक्ट उसी प्रकार का सवाल नीट 2023 में पूछा गया। क्या बोला गया सवाल में, एक बार जल्दी से पढ़ेंगे फिर हम सभी ट्राई करते हैं। सवाल में बोला है कि बंदूक की एक गोली लकड़ी के एक आयताकार गुटके पर यू वेग से दागी जाती है। जब गोली गुटके के क्षैतिज दिशा में 24 सेंटीमीटर धंस जाती है तो गोली का वेग जो है वो u/3 हो जाता है। तब यह पुनः रुकने से पूर्व तक उसी दिशा में लक्ष्य को ठीक दूसरी सतह तक भेज देती है। तो गुटके की कुल लंबाई कितनी होगी? गुटके की कुल लंबाई पूछी है। ठीक है, चलिए। तो हमें क्या बोला गया है सवाल में? हमें क्या बोला गया सवाल में? हमें बोला गया कि यहां पे एक गुटका है जिसकी वास्तविक लंबाई हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता ये कितना गहरा, हमने बोल दिया मान के चलो x गहरा है। जब यहां से बंदूक की गोली जाती है u वेग से, तो ये कुछ धंसने के बाद में इसका वेग u/3 हो जाता है। कितना धंसने के बाद में? 24 सेंटीमीटर धंसने के बाद में। अब हमें बताना है कि टोटल कितना दूरी तय करेगी ये, या यहां पर ये बोला है कि दूसरी सतह तक भेदती है, मतलब कि वो यहां तक पहुंच जाती है। तो अगर यहां तक पहुंच जाती है तो ये पूरी x दूरी क्या होगी? गुटके की कुल लंबाई कितनी होगी? गुटका मतलब लकड़ी का है ना, प्लाई, प्लाई समझते हो, लकड़ी की प्लाई, वैसी ही कुछ प्लाई है ना, मोटी प्लाई समझ लो, उसको लकड़ी का गुटका बोलेंगे, या लकड़ी का टुकड़ा, सब मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं? अच्छा, हमें क्या पूछा है सर? हमें u और v में संबंध है, हमें x पूछा है। क्या हमें समय दिया है? क्या हमें समय दिया है? नहीं सर, हमें समय नहीं दिया है। क्या हमसे समय पूछा है? नहीं सर, हमसे समय नहीं पूछा है। तो हम कौन सा समीकरण लगाए? गति का कौन सा समीकरण लगाए? बिल्कुल राजेश, बिल्कुल सही बात, तीसरा समीकरण लगाना होगा। तो हम लगाएंगे तीसरा समीकरण। क्या कहता है? अच्छा सर, यहां पर तो वेग 0 हो गया है, तो एक बार यहां से यहां तक लगाएंगे, फिर एक बार यहां से यहां तक लगाएंगे। तो हम पहली बारी में लिखेंगे सर प्रारंभिक वेग, जब गति का समीकरण होता है v² बराबर u² + 2as। अच्छा, तो यहां पर प्रारंभिक वेग तो u है, अंतिम वेग u/3 हो गया। कब हो जाएगा u/3? जब हम बोलेंगे दूरी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। s की जगह क्या रख दिया? 24 सेंटीमीटर रख दिया। ठीक है, पहला समीकरण बन गया। इसको सॉल्व कर लेते। ये हो जाएगा u² - u² बराबर होगा 2 × a × 24। तो ये 1/9 है, ये 1 है, मतलब u² कॉमन ले लो, 1/9 - 1 करोगे तो आ जाएगा -8/9। कैसे आया? u² - 9u² बटे में 9। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -8u² बटे में 9। ये पहला समीकरण बन गया। ये क्या बन गया? पहला समीकरण बन गया। अच्छा सर, अब दूसरी कंडीशन, या ये तो मुझे पता है सर, क्या कि अगर हमने बोला कि गेंद का है ना, वसुदेव बेटा, तेरे को पता तेरे से सवाल क्यों नहीं बन रहा? अभी तू बोल रहा था ना कि सर मेरे से है ना सवाल नहीं, डाउट है। क्यों? क्योंकि तू दिमाग से तो सोच ही नहीं रहा चीजें। रिया, वसुदेव, बेटा दिमाग जो भगवान ने दिया है उसका उपयोग करो। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अगर हम इसे बचा कर रखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। उल्टी चीज है ये, उल्टी खोपड़ी है। क्या? इसका जितना उपयोग करोगे उतना अच्छा चलेगा, है ना। चाइना का माल नहीं फिट करके दिया भगवान ने कि सर अरे बच्चा ज्यादा मत चलाओ खराब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। उल्टी चीज है, जितना ज्यादा चलाओगे उतना ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें सवाल वाले ने बोला है कि यहां पर प्रारंभिक वेग u से दागी जाती है, तो यहां प्रारंभिक वेग 0 कैसे हो गया? या फिर हो सकता है कि तुम्हारा प्रोग्राम अलग हो, चाइना का माल मिल गया हो गलती से। देखो, तो यहां पर ये प्रारंभिक वेग u था,
अंतिम वेग v, ये हमने पहला समीकरण सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में क्या है सर? दूसरी कंडीशन कहां से आएगी? दूसरी कंडीशन में ऐसा आएगा कि अगर मैं बोलूं कि यहां पर, अच्छा ये तो मुझे आता है, क्या कल ही हमने सर सीखा था स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या सीखा था? स्टॉपिंग डिस्टेंस। कैसे? कि सर यहां पर ये u है, अच्छा यहां पर ये v है, रुक गया है, तो अंतिम वेग 0 हो गया है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि फाइनल 0 है, प्रारंभिक u है, प्लस 2 इंटू a इंटू x दूरी। अब x निकालना है। और अगर तुम्हें यह नहीं करना तो कल मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस का सूत्र बता दिया था, इसी से बनाकर याद आया। स्टॉपिंग डिस्टेंस का सूत्र बनाया था, इसी से मिलाकर याद आया। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिखेंगे सर u स्क्वायर बराबर या माइनस u स्क्वायर बराबर होगा 2ax के। यही स्टॉपिंग डिस्टेंस का सूत्र बना था, u स्क्वायर अपॉन में 2a। क्या बना था? u स्क्वायर अपॉन में 2a। अब कुछ ना कर प्यारे, इसमें u स्क्वायर की वैल्यू चिपका दे। तो जैसे ही वैल्यू चिपकाओगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। -8 अपॉन में 9 इन टू u स्क्वायर की वैल्यू है 2ax, है ना, माइनस के साथ। ये माइनस है तो ये वाला माइनस लिख लिया, या फिर ऐसा कर लो, ये माइनस u स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे रख दो। ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा 2a इंटू 24 के। तो क्या कटा? a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 24 इंटू 9 बटे में 8, या आप इसे कर सकते थे 27। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया था 27 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट, है ना, मोगेम्बो खुश हुआ। यहां पर 27 सेंटीमीटर सही जवाब आएगा। कितना सही जवाब आएगा? 27 सेंटीमीटर। कैसे करना था फिर से देख लेते। इसमें एक कंडीशन तो हमको ऑलरेडी पता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाली है, कितनी दूरी चलकर रुकता है, अंतिम वेग 0 होगा, प्रारंभिक वेग u स्क्वायर है प्लस 2ax, है ना, x अब हमें निकालना है। अब x निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने यहां पर एक और कंडीशन देखी कि सर u से चला, u बटा 3 तक गया, तो ये है 24 सेंटीमीटर धस जाता है। कितना होता है? 24। तो 24 सेंटीमीटर अगर धस जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि यहां पर u बटा 3 अंतिम वेग होगा, तो v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा सर, अंतिम वेग u बटा 3 क्यों सर? क्योंकि इसके लिए लगा रहे हैं, इतनी दूरी के लिए लगा रहे हैं। तो u बटा 3 बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह 24, क्योंकि इतने में जब वेग u से u बटा 3 हुआ है, दूरी जो चला है वो 24 चला है। तो अब यहां पर हो जाएगा u स्क्वायर बाय 9, इसका वर्ग कर दिया, माइनस ये u स्क्वायर इधर आ गया, माइनस हो गया 2a इंटू 24। इसको सॉल्व किया, यहां पर -8 u स्क्वायर बाय 9 बराबर हो गया 2a इंटू 24। यहां से u स्क्वायर की वैल्यू उठाकर रख दी, सॉल्व किया, x की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है कृष्णा बेटा, यही बात तुझे भी मैं बोलना चाहूंगा जो भी उन बच्चों को बोल रहा था, है ना। ये मैंने 24 लिखा, है ना, मुझे लग रहा है। अच्छा ऐसा बता दो, आप में से कोई है जो 2-4 दिन में आ गया हो इस बैच में गलती से? क्या कोई है जिसने भी 2-4 दिन पहले ही बैच ज्वाइन कर लिया हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 3-4 बच्चों ने 2-4 दिन पहले ही बैच ज्वाइन किया है ना। बेटा तेरे को 8 का पहाड़ा नहीं आता क्या? तू मुझसे कैसे पूछ सकता है कि 24 8 से कट जाएगा क्या? ये अपने छोटे भाई बहन से पूछ। ठीक है, ये कटेगा बेटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। चल आगे बढ़ते हैं। कृपया करके जो भी आज आए हैं क्लास बंद कर दो, क्लास बंद कर दो। खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम गलत जगह आ गए हो, गलत टाइम पे। हाँ सच बोल रहा हूं, ऐसा खुश मत हो जाता कि अरे हमने आरंभ बैच ज्वाइन कर लिया। नहीं, तुमने लेट ज्वाइन किया, तुमने गलत ज्वाइन किया है। ठीक है, तो अब इसका भुगतान करो, क्लास बंद करो। पिछली जितनी क्लासेस है जब तक ना देख लो तब तक मेरी लाइव क्लास में मत आना, और आ भी जाओ तो कमेंट मत करना। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे हम। गुरुत्व के अधीन गति। क्यों ऐसा क्यों सर? आपने हमें भगा दिया, सर आप बहुत गंदे हो। हाँ मैं बहुत गंदा हूं। क्यों? क्योंकि तेरे अलावा जो 5-6 हजार बच्चे वो एक सवा महीने से पढ़ रहे, या तो तू उन्हें मूर्ख समझता है या तो फिर खुद ही मूर्ख है। देखो, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व की अधीन गति। चलिए
तो करते हैं क्लास की शुरुआत, गुरुत्व के अधीन गति। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अब गुरुत्व के अधीन गति में हमें क्या डिस्कस करना है? अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो नियत त्वरण पे था, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो यहां पर अगर नियत त्वरण पे था, तो क्या हम गुरुत्व के अधीन गति को भी नियत त्वरण में रखते हैं? बिल्कुल। क्यों सर? क्योंकि देखो अब यहां पर ये चीजें जो है, मतलब इसके जो सवाल है वो जो हमने पहले पढ़ा उससे ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर ये हमारी पृथ्वी की सतह है तो आप कहीं पर भी हो पृथ्वी की सतह पर, आप यहां हो, आप यहां हो, आप सतह पर खड़े हो, हर एक कंडीशन में नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण जी लगेगा, नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण जी लगेगा। तो अब यहां पर क्या गुरुत्वीय त्वरण नियत होता है? नहीं सर, गुरुत्वीय त्वरण नियत नहीं होता है। नहीं सर, होता है। नहीं सर, हमें नहीं पता। अगर आप गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ोगे आगे चलकर तो उसमें बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण नियत नहीं होता है, ऊंचाई पर जाते तो बदल जाता है, गहराई पे जाते तो बदल जाता है। वो बातें अभी हम नहीं करने वाले। अभी हम कुछ सीमित ऊंचाई तक जाएंगे और उन सभी कंडीशंस में हम देखने वाले हैं कि गुरुत्वीय त्वरण नियत है। तो अगर गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण नियत है, क्या होगा? गुरुत्व के अधीन गति में भी सबसे पहली बात कि त्वरण नियत है, त्वरण नियत है, ठीक है। अच्छा, अब इसके पहले जो सवाल करते थे, इसके पहले हम जो सवाल करते थे उन सवालों में हमें पता था कि सर अगर त्वरण नियत होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं? त्वरण नियत होता है तो सर त्वरण नियत होता है तो हमें ए की वैल्यू निकालना पड़ती है, या सवाल में दी होती है, या ऐसा कुछ कुछ होता है। लेकिन अब इसमें एक और मजेदार बात है। क्या मजेदार बात है? कि जब भी गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे त्वरण नियत है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। मतलब कि अब आने वाले आदि अनादि काल तक जितने सवाल गुरुत्व के अधीन गति में मैं सॉल्व करूंगा उसमें जी की वैल्यू मुझे पता है। यह गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसे हम स्मॉल जी से चिन्हित करते हैं। किससे चिन्हित करते हैं? स्मॉल जी से। अब यहां पर यह जी कितना हो सकता है? तो जी की वैल्यू जो होती है वह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या हम इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर 9.8 लूं या 10 लूं? देखो सवाल वाला वैसे नीट में सवाल आएगा 100% ब्रैकेट में लिख के देगा कि 9.8 लेना या 10 लेना है, ठीक है। अब अगर आपको अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे हम बहुत बार 10 ले लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, वैल्यू सही आ जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला ब्रैकेट में लिख दे कि 9.8 लेना तो 9.8 लेना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। चल, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें थी। तो सर अगर गुरुत्वीय त्वरण नियत हो गया है या त्वरण नियत हो गया है तो क्या यहां पर गति के समीकरण जो हम लिख रहे थे वो भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। गति के जो समीकरण हमने सीखे हैं वो क्या सीखा है? प्रथम समीकरण सीखा है v बराबर u प्लस at। द्वितीय समीकरण सीखा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तृतीय समीकरण पढ़ा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और ऐसा चलो यही वाला चौथा समीकरण भी लिख देते हैं। ये पढ़ा था u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। अब सर यहां पर एक मजेदार बात हुई, क्या? कि अगर वस्तु गुरुत्व के अधीन गति कर रही है तो हमारे पास जो गुरुत्वीय त्वरण जो है वह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। मतलब अब वैल्यू मुझे पता है, अब सारी वैल्यूज मुझे पता है, अब मुझे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, ये v जो हो जाएगा उसे लिखेंगे v बराबर u प्लस gt हो जाएगा। a की जगह क्या लिख दिया? g लिख दिया। इसी प्रकार से s की जगह लिखेंगे हम h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। h क्यों लिख दिया सर? s दूरी थी, अब गेंद जो है वह ऊंचाई है ना, गेंद ऊपर जाएगी, गेंद नीचे आएगी, है ना। गुरुत्व के अधीन गति में क्या डिस्कस करेंगे हम? गेंद ऊपर जाएगी, गेंद नीचे आएगी। गेंद को ऊपर फेंका, गेंद ऊपर गई नीचे आ गई, ऊपर गई नीचे आ गई। तो ये क्या? गुरुत्व के अधीन गति है। तो इसमें s की जगह हम लिख देंगे h, s की जगह क्या लिख देंगे हम? h। h जो होगा वो ऊंचाई हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर हम अगला क्वेश्चन जो है उसमें
यू स्क्वायर। हाँ राज बेटा एक काम करता हूं, मैं पढ़ाना छोड़ देता हूं, तेरे से बातें कर लेता हूं। वो लास्ट क्लास वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने फिर से बोला था कि उसकी लैंग्वेज जो है उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया है। अगर तो 4-4 सेकंड का अंतराल लेगा तो उसमें आंसर अलग अलग आएगा। मैंने 2-2 सेकंड का अंतराल लेके सॉल्व किया था, मेरा सही है और वैसे ही करना होगा आपको। अगर कहीं सॉल्यूशन देख रहे हो तुम उसमें 4-4 सेकंड लेकर लिखा हुआ है तो उसको भी लेकर कंसिडर कर सकते हो क्योंकि उसकी लैंग्वेज में क्लियरिटी कम है। चल तो यहां पर हम लिखेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब त्वरण जो है वो g है, अब s की जगह h आ जाएगा। इसी प्रकार से हम nth सेकंड में तय दूरी लिखेंगे, प्रारंभिक वेग u प्लस हाफ इंटू जी 2n-1। ठीक है, बाकी औसत दूरी का फॉर्मूला या इसके अलावा माध्य है ना। अगर हाँ पिछले साल 4-4 सेकंड लेके सॉल्व किया था, कोई बात नहीं बेटा, इस बार 2-2 सेकंड लेके सॉल्व किया है ना, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर, अब यहां पर अगर हमने यहां पर Sn जो है वो u प्लस हाफ जी 2n-1 लेके सॉल्व किया और इसी प्रकार से v औसत का सूत्र, v माध्य बिंदु पर वेग, वो सब फॉर्मूले तो सेम ही रहेंगे, है ना। बस मेन इंपॉर्टेंट सी बात क्या है? मेन इंपॉर्टेंट सी बात है कि यहां पर हमें गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण लिखना है। चलो ओके, बहुत बढ़िया। अब इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात होती है, तो देखो गुरुत्वीय त्वरण के अनुदिश जो गति हो रही है उसमें हमारे पास कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट से केसेस होते हैं, है ना। अब यहां पर कुछ केसेस बता रहा हूं मैं, वो इंपॉर्टेंट से केसेस है, वो आपको ध्यान रखने हैं और ये वाले जो केसेस है वो आपको आगे जितने क्वेश्चन होंगे सब इन्हीं केसेस में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं हम। मान के चलो हमने बोला केस नंबर 1 कुछ केसेस बनाकर हम इस पूरे को पढ़ने वाले हैं। केस नंबर 1 कि अगर हमने धरातल से, देखो क्या क्या हो सकता है, मैं गेंद नीचे से ऊपर फेंक दूं या छत से जाके गेंद को नीचे छोड़ दूं या छत से जाके नीचे गेंद फेंक दूं या छत से खड़े खड़े गेंद ऊपर फेंक दे, तो ऐसी कुछ कुछ बातें हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर ले भाई यार, मैं नहीं पढ़ा रहा यार तुम लोगों को, मैं जा रहा हूं यार, आज आखिरी क्लास है मेरी, फिर और किसी से पढ़ लेना। अरे यार कितने मूर्ख हो यार, मैं तो भूसा भर के रखा हुआ है क्या दिमाग में तेने? रुक जा यार। उसको ये चाहिए कि सर यहां पे Sn जो है उसकी जगह Hn होना चाहिए, Hn लिख लेना भाई, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो nth सेकंड में दूरी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? nth सेकंड में ऊंचाई लिख ले, Hn लिख ले। 50 बार कमेंट कर ही जा रहा है। हेलो, चलो भाई, अब किसी का भी 3 से ज्यादा बार कमेंट आएगा ब्लॉक हो जाएगा वो आदमी। अब यहां पर ध्यान दो, देखो मतलब पता नहीं क्या चाहते कुछ बच्चे जो हो, सीरियसली बोल रहा हूं, तुम्हारी औकात नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज के गार्ड बनने की, और यहां पर परेशान ऐसे करने आए हो जैसे खुद एमबीबीएस की डिग्रियां लेकर आ गए हो। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन है सच्चाई ये, 4 सवाल में से 3 सवाल नहीं बनेंगे तुमसे अगर ढंग के सवाल करवा दिए जाए तो, लेकिन तुम्हें कमेंट 50 बार करना होता है। कोटा में जो फोटोकॉपी की मशीन चलाता है ना, उससे तुम्हें ज्यादा फिजिक्स आती है, अभी पूछ लेना किसी दिन जाकर। जो वहां पर कोचिंग के बाहर जो गार्ड खड़े रहते ना, उनको भी तुमसे ज्यादा भी आता है। और तुम्हें चाहिए हर चीज चाहिए तुम्हें।
बार सवाल करोगे उसमें 3 घंटे लगा दोगे करने में। देखो यहां पर, अब किसी का कोई भी फालतू कमेंट आया, कोई भी फालतू कमेंट आया, तुरंत ब्लॉक कर दूंगा, और ब्लॉक नहीं करवाऊंगा, कोर्स से हटवा दूंगा, कोर्स से रफा दफा करवा दूंगा। ठीक है, तेरा कोर्स बंद हो जाएगा, कोर्स बंद हो जाएगा। अब कोई भी आदमी कोई भी कमेंट करे, सोच समझ के कमेंट करना कि शायद ये मेरा आखिरी कमेंट हो सकता है, आखिरी कमेंट हो सकता है, हमेशा के लिए आखिरी कमेंट हो सकता है। और अगर तुम कमेंट करते हो, मैंने तुम्हारा कमेंट, हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, तुम पढ़ते पढ़ते, अरे तुम टीवी देखते देखते दूसरा काम नहीं कर सकते हो, मैं यहां पढ़ाते पढ़ाते हर एक बच्चे का पूरा पूरा कमेंट पढ़ लेता हूं। लेकिन बस मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि तेरे साथ ये सोच मूर्ख, तेरे साथ 3,500-4 हजार बच्चे और बैठे हुए अभी लाइव में, और यही क्लास 5-6 हजार बच्चे और पढ़ेंगे। उनकी जिंदगी के बारे में सोच ले कभी, खुद गर्ज कहीं का, उनकी जिंदगी के बारे में सोच ले कि वो भी तो पढ़ेंगे यार इसी से। जब उनको दिक्कत नहीं है, सबको सब कुछ समझ में आ रहा, तो मेरे अंदर ही शायद कुछ गलती होगी, क्या शायद मैं ही कुछ गलत हूं यहां पर? मतलब बाकी सबको सब कुछ आता, बाकी सब सही है, या तो फिर मैं ही होशियार हूं, बाकी सब गलत है इस दुनिया में। अब यहां पर है ना, देखो रिया, ये 3-4 बच्चों का तो कोर्स बंद है आज। रिया, ये एके बोस, और ये 5-6 बच्चों के नाम तो मैंने लिखवा दिए ऊपर, इनका तो आज कोर्स बंद करवा के मानूंगा मैं। देखो यहां पर, अगर एक वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करना चाह रही है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, केस 1 में फॉर्मूला, या तुम छोड़ो बे, फील तुमसे नहीं होगा, फिजिक्स है ना, तुम छोड़ दो, घनघोर बायोलॉजी पढ़ लो, रट्टा, वैसे भी तुम रट्टा ही तो लगा रहे हो जिंदगी में, आज तक तुम्हें किसने क्या पढ़ा दिया ढंग से? रट लो, फॉर्मूला रट लो। अगर एक गेंद को हम फेंक रहे हैं यू वेग से ऊपर की तरफ, तो गेंद ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। अब यहां पे जो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगी वो कैसे निकालेंगे? तो इसमें अधिकतम ऊंचाई जो होगी वो होगा u²/2g। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपसे पूछे भैया ऊपर जाने में देर कितनी लगेगी, नीचे आने में देर कितनी लगेगी। ठीक है, तो यहां पर कितना आवर्तकाल होगा, तो इसका आवर्तकाल जो हो जाएगा, मतलब उड़ियन काल, सॉरी जैसे उड़ियन काल बोलना चाहिए, कितनी देर गेंद हवा में रहेगी। तो इसमें अगर गेंद यू वेग से ऊपर जा रही है तो जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। इसमें जो उड़ियन काल होगा या कितनी देर हवा में रहेगी गेंद, वो होगा 2u/g। केस नंबर 2, अगर मान के चलो एक गेंद को आपने h ऊंचाई से नीचे छोड़ दिया, बिल्डिंग की छत से आपने गेंद को छोड़ दिया, सीधे फॉर्मूले लिख लो तुम लोग और उसके 2-3 सवाल लगा लो, आसान सवाल करे जाएंगे क्लास में बिल्कुल ही, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहां पर अगर गेंद को h ऊंचाई से छोड़ दिया तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। अब ये गेंद जब धरातल पे आएगी और टकराएगी तो टकराते ही इसका वेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2g/h। साथ ही साथ इसमें ऐसा पूछ सकता है कि अगर ये गेंद नीचे आ रही है तो यह प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया है, अब ये यहां पर जब ये नीचे धरातल पर टकराएगी तो कितना समय लगेगा इसे टकराने में, तो यहां पर t लिख सकते हैं, ये होगा √2h/g। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट से केसेस जिसके फॉर्मूले रट लो और रट कर आगे जिंदगी में काम चला लो। ठीक है, इसी प्रकार से केस नंबर 3, अगर मान के चलो हमारे पास एक गेंद है, इस गेंद को हमने h ऊंचाई से ऊपर की ओर फेंक दिया, तो यह h मतलब क्या है, यहां पर ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। अब इसमें पूछेंगे कि यह जब धरातल पर टकराएगी तो इसका वेग कितना होगा, या इसे ऊपर से नीचे आने में समय कितना लगेगा। तो उसे कैसे कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला बना लो, यहां पर वेग निकालोगे तो इसका वेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा v =
√u² प्लस 2gh। कितना समय लगेगा इसे ऊपर से घूमकर नीचे आने में, उसके लिए फॉर्मूला बना लो। h बराबर ut h बराबर माइनस h बराबर ut माइनस हाफ GT²। इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चलो गुरुत्व की अधीन गति खत्म हो गया। अगली हेडिंग डालो ग्राफ। अब इसके सवाल होमवर्क में रहेंगे, खुद से कर लेना। देखो यहां पर, हाँ भाई, केस नंबर 1 में क्या है, अगर हमने एक गेंद को धरातल से ऊपर की ओर फेंका तो सबसे पहली बात हमें इसमें क्या समझ में आना चाहिए, हमें यह समझ में आना चाहिए कि अगर गेंद को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो गेंद ऊपर जाएगी और ये गेंद नीचे आएगी। ठीक है, तो अगर ये गेंद ऊपर जाके नीचे आएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि इस पूरे रास्ते में इसमें गुरुत्वीय त्वरण जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। बोल हाँ या ना? क्या गुरुत्वीय त्वरण इसमें नीचे की तरफ लगेगा? बिल्कुल सर, गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो हमेशा नीचे की ओर ही लगने वाला है, चाहे जो हो जाए। ओके सर, तो जी जो होगा वह नीचे की तरफ होगा। गेंद ऊपर जाएगी तब गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ है, गेंद नीचे आएगी तब भी गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर होगा। ठीक है, केस नंबर 1 फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो अब। ठीक है, तो अब यहां पर गेंद ऊपर जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे है, गेंद नीचे आ रही है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे है। ठीक है, तो अब इन दोनों ही कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण क्या कर रहा है? सर पहले जब गेंद ऊपर जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण इसमें मंदन करवा रहा है, इसकी चाल घटाएगा। फिर जब ये नीचे आएगी तो इसकी चाल बढ़ाएगा। तो अगर ये गेंद ऊपर जा रही थी तो इसकी चाल घटेगी, उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो इसकी चाल 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसे वापस नीचे आना है। तो ये केस हुआ यू टर्न का। अब याद कर, पिछले क्लासेस में मैंने तुझे बताया था कि जब भी वस्तु यू टर्न लेगी, जब भी एक ट्रेन को यू टर्न लेना है या किसी भी वस्तु को यू टर्न लेना है, इसमें 110% बात यह है कि वेग कहीं ना कहीं 0 होना चाहिए। बिना वेग 0 करे यू टर्न पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो गेंद जाएगी, रुकेगी, रुककर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इसमें वेग 0 होगा। सबसे पहली बात, उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होगा। अच्छा, दूसरी बात, जब गेंद को ऊपर जाना होगा और लौट कर नीचे आना होगा तो देखो ऐसा समझो कि गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण तो दोनों ही कंडीशन में समान है, त्वरण तो दोनों ही कंडीशन में समान है। अच्छा, एक बात बता, अगर एक गेंद, एक वस्तु जो है उस पर त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर सेकंड की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ाएगी। बोल हाँ या ना? अरे बोल हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ेगी। बोल हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर, 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ेगी। अच्छा, ये अधूरी जानकारी, ये कब बढ़ेगी? जब उसका वेग और त्वरण समान दिशा में होगा, तब हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर तो यहां पर u और v विपरीत दिशा में हो गया, u और v विपरीत दिशा में हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड घटेगी। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यह गेंद, यह वस्तु का वेग हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से घटेगा। क्या दोनों बातें सबको चमकी? हाँ सर, दोनों बातें एक ही है ना? ये समान दिशा में, ये विपरीत दिशा में। तो अब यहां पर यही चीज अगर मैं अप्लाई करूं तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि मान के चल गेंद 2 सेकंड ऊपर गई, 2 सेकंड नीचे आई, तो 2 सेकंड में इसका वेग जितना घटा होगा, नीचे आने के 2 सेकंड में उतना ही वेग बढ़ा होगा। बोल मेरे प्यारे हाँ या ना? अगर यहां से इसका वेग घटकर 5, ये यहां पे 10 था,
10 का, फिर 5 हुआ, फिर 0 हो गया। तो जब ये वापस नीचे आने लगेगी तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब जमीन पर टकराएगी तो फिर से इसका वेग u होगा, लेकिन नीचे की तरफ होगा। कितनों को ये बात चमकी कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक गेंद को मैंने ऊपर की ओर, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ना, वर्टिकली अपवर्ड्स, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अगर मैंने एक गेंद को फेंका तो गेंद जाएगी 5 मीटर पर सेकंड से, लौट कर जब मेरे हाथ में टकराएगी उसी स्थिति में तो 5 मीटर पर सेकंड ही उसकी चाल होगी। 110% सर ये होगा ही होगा। बहुत ही बढ़िया। अब मैं कैसे निकालूं कि यह गेंद अधिकतम कितना ऊपर गई? मुझे क्या निकालना है, गेंद अधिकतम ऊपर कितना गई। तो अगर गेंद अधिकतम ऊपर कितना गई ये निकालना है, मुझे निकालना है, तो इसमें मैं कैसे निकाल सकता हूं सर गेंद अधिकतम ऊपर कितना गई? तो इसके लिए मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना, मुझे निकालना है यहां से यहां तक की दूरी। अच्छा, क्या मेरे पास प्रारंभिक वेग है? हाँ। क्या मेरे पास अंतिम वेग है? हाँ। क्या मेरे पास त्वरण है? हाँ। क्या मेरे पास समय है? ना। तो गति का कौन सा समीकरण लगाऊं ताकि मुझे पता चल जाए कि यहां पर कितनी अधिकतम ऊंचाई होगी? इस अधिकतम ऊंचाई को मैं एच मैक्स बोल देता हूं। एच मैक्स क्या हो गई? अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, इसे हम बोल देते हैं एच मैक्स। ओके सर। तो अगर ये अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स हो गई है तो यहां पर हम कैसे निकाल सकते हैं इसे? ठीक है, तीसरा, हाँ बिल्कुल, गति का तृतीय समीकरण। कुछ बच्चे बोल रहे तृतीय नियम, बेटा वो नियम, लॉ नहीं है, वो लॉ नहीं है, नियम नहीं है। गति के नियम हम पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के नियम कहलाते, ये तृतीय समीकरण है, नियम नहीं बोलना, हमें गलत नहीं बोलना है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा v² बराबर होगा सर u² प्लस 2gh। पढ़ाया आपने, बहुत ही बढ़िया। अंतिम वेग हो गया है 0, प्रारंभिक वेग है u। अच्छा सर, u का स्क्वायर प्लस ओ, यहां पर प्रारंभिक वेग ऊपर है, g नीचे है। अगर मैं इस पूरी गति में देखूं, तो g और u ऊपर जा रहा है, g नीचे है, ऊपर जा रहा है, g नीचे है। तो ये दोनों विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो इसलिए मैं यहां पर g को नेगेटिव रख दूंगा। क्या कर दूंगा, g को नेगेटिव, और h की जगह h मैक्स रख दिया। अच्छा, क्या सर हमेशा नेगेटिव रखना होगा? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, इसीलिए मैंने तुम्हें एक और कंडीशन जब त्वरण पढ़ाया था तो उसमें सबसे ज्यादा ये तो मैं गारंटी दे रहा हूं, त्वरण कहीं से भी पढ़ ले, इससे ज्यादा फील कहीं नहीं आएगा। त्वरण में मैंने तुम्हें एक बहुत गदरा एग्जाम्पल करवाया जिससे अल्टीमेट फील आता है। कौन सा वाला, कि जब समान दिशा होती है तब चाल बढ़ती है सर, विपरीत दिशा होती है तो चाल घटती है। विपरीत दिशा में दोनों नेगेटिव में, समान दिशा में दोनों पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव में भी हो सकते हैं। कौन दोनों? त्वरण और वेग दोनों समान दिशा में होंगे तो चाल बढ़ेगी, है ना। और अगर दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो उसी ही कंडीशन में चाल घटेगी। तो दोनों समान दिशा में और विपरीत दिशा, क्या है सभी को चमकता है? बिल्कुल सर। तो यहां पर ये जो होगा ये विपरीत दिशा है कि समान दिशा है? सर ऊपर वाला समान दिशा है, नीचे वाला विपरीत दिशा है। तो देखो अब ध्यान से मैं इन सबसे क्या सिखाना चाहता हूं तुझे, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात सिखा रहा हूं, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो शायद बचपन में तुझे किसी ने सिखा दिया या पहले से कुछ याद करके रखा हुआ है कि जो नीचे होता है उसे नेगेटिव ले ले, ऊपर जो होगा उसे पॉजिटिव ले ले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको समझ नहीं आता वो ये बात रट ले कि नीचे नेगेटिव होता है ऊपर पॉजिटिव, लेकिन वो अल्टीमेट चीज नहीं है, वो अल्टीमेट चीज नहीं है। अल्टीमेट चीज क्या है? बस इतनी सी बात जो दिल को छू जाए कि सर जब अपोजिट होंगे ना तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा। बस जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यू ऊपर जी नीचे, तो एक को पॉजिटिव रख दे एक को नेगेटिव रख दे, बस, इसके अलावा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो सेम तो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होगा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होगा। चक्कर कब चलेगा? चक्कर कब चलेगा? जब एक इधर होगा दूसरा इधर होगा, तभी तो पता चलेगा हाँ इनमें कुछ ना कुछ तो लोचा है। अगर दोनों प्यार मोहब्बत से जी रहे तो जीने देना, तुझे क्या करना है। हाँ भाई, तेरी जिंदगी में क्या तकलीफ है, ये महानुभाव को क्या दिक्कत है।
अगर दोनों एक ही दिशा में है, मतलब कुल मिला के त्वरण चाल बढ़ा ही रहा है, तो पॉजिटिव में हो नेगेटिव में तुझे क्या करना उससे, ठीक है। लेकिन अगर विपरीत दिशा में, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको और आने वाला एग्जांपल से मैं चमकाऊंगा। देखो भाई, तो ये अब यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर अब हम लिख सकते हैं 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh तो अब यहां पर क्या होगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा 2gh नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया मेरे प्यारे, u स्क्वायर, तो h का मान क्या आ गया, h का मान आ गया u स्क्वायर अपॉन में 2g, u स्क्वायर अपॉन में 2g, मतलब अधिकतम ऊंचाई जो होगी वो u स्क्वायर बाय 2g होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आने वाले समय में हमें और भी काम आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर अगर मैं दूसरी बात समझू, मुझे ये निकालना है कि इसे कितना समय लगेगा, तो क्या इतनी बात पक्की है कि सर इस गेंद को ऊपर जाने और नीचे आने में समय समान लगेगा? बिल्कुल सर, ऊपर जाने और नीचे आने में समय समान लगेगा, 100% समान लगेगा ही लगेगा। अच्छा सर, क्या हर कंडीशन में समान लगता है? नहीं। एक्चुअल में हम ये जो गुरुत्व के अधीन गति कर रहे हैं, हम इसमें वायु घर्षण नहीं ले रहे है ना। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो वायु घर्षण होगा ही होगा, वायु प्रतिरोध होगा ही होगा, लेकिन अभी हम इसमें वायु घर्षण वगैरह कुछ नहीं लेने वाले हैं। तो इस कंडीशन में ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय बराबर होगा। अच्छा सर, तो क्या मैं ऊपर जाने का समय निकाल लूं तो नीचे वाले का तो निकालने की जरूरत नहीं, उसका डबल कर दूंगा है ना, या बराबर ही कर दूंगा, तो ऊपर जाने का जो समय होगा वही समय नीचे आने का होगा, और इसका डबल जो कर दूंगा वो टोटल टाइम हो जाएगा। तो सर चलिए ऊपर जाने का समय निकालते हैं हम। अब मुझे समय निकालना है, क्या मेरे पास प्रारंभिक वेग है? हाँ। क्या मेरे पास अंतिम वेग है? हाँ। क्या मेरे पास त्वरण है? हाँ। मुझे क्या निकालना है? समय। हाँ। कौन सा समीकरण लगाऊं? मैं पहला समीकरण लगा देता हूं, एकदम आसान सी बात। तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, अगर हम अधिकतम ऊंचाई के अलावा उड्डयन काल निकालेंगे, उड्डयन काल मतलब क्या होगा? उड्डयन काल मतलब ये होगा सर कि यहां पर कितनी देर गेंद हवा में रही। तो प्रथम समीकरण लगाएंगे। सर पहला ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि मेरे प्यारे इसमें सबसे ऊपर से भी निकलेगा, दूसरे से भी निकल सकता है, ये सबसे आसान तरीका, ठीक है। क्यों? मुझे प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग u है, प्लस गुरुत्वीय त्वरण g है, तो माइनस कर दिया, ये आ गया आंसर। अच्छा, अब ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा gt बराबर u या t बराबर u बटा g। u बटा g क्या है? u बटा g है सर ऊपर जाने का समय। क्या है? ऊपर जाने का समय। ऊपर जाने का समय कितना होगा? यह होगा सर u बटा जी। अच्छा, नीचे आने का समय कितना होगा? सर u बटा जी ही होगा। नीचे आने का समय क्या होगा? नीचे आने का समय u बटा जी होगा। कितना होगा? u बटा जी होगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा इसे बोलेंगे उड्डयन काल, ये होगा 2u बटा जी। क्यों सर? ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय बराबर होएगा, तो कितना हो जाएगा? 2u बटा जी हो जाएगा। ओके सर, और क्या पूछ सकते हैं इसमें? इसमें क्वेश्चन वगैरह करवा देता हूं एक दो, फिर उसके बाद में और भी केसेस डिस्कस करेंगे, फिर हम इस केस को और डिटेल में फिर से डिस्कस करने वाले ना, तो चिंता वाली बात नहीं है। चलो, तो इसमें एक दो छूट के ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं रे बाबा। क्वेश्चन एकदम आसान सी बात। मान के चल, मैंने बोला कि एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड की, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसे, एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंक दिया, तो गेंद ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो जमीन पे कितनी चाल से टकराएगी? जमीन पर कितनी चाल से टकराएगी?
जमीन पर कितनी चाल से टकराएगी? बताओ भाई। 50 से, बिल्कुल आसान सी बात है ना सर, 50 से गई, 50 से आएगी, 50 से टकराएगी। ओके, फिर हमने पूछा कि उसमें इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स कितना होगा? गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? एच मैक्स कितना होगा? अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स। तो सीधा सीधा फॉर्म देखो, चाहो तो फिर से गति का द्वितीय तृतीय समीकरण लगा लो, लेकिन अब हमारे पास बन गया यू स्क्वायर बाय 2g। तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा यू स्क्वायर बटे में 2g, या ये हो जाएगा 50 का वर्ग बटे में 2 इंटू 10। तो हो जाएगा 50 इंटू 50 बटे में 2 इंटू 10। तो जीरो ने जीरो को मार दिया, जीरो ने जीरो को मार दिया, ये हो गया 25। 25 इंटू 5 125 मीटर। बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही बढ़िया। तो 125 मीटर अधिकतम ऊंचाई आएगी। साथ ही साथ हमें निकालना है उड़ान काल, जो जो ऊपर है उस सबको निकालना है हमें। तो ये उड़ान काल क्या हो गया? 2u बटे में g। ओके सर, तो 2 इंटू प्रारंभिक वेग 50 बटे में 10, जीरो जी ने जीरो को कर दिया कत्ल, ये आ गया 10 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि गेंद 10 सेकंड में घूमकर आ जाएगी, 5 सेकंड ऊपर जाएगी, 5 सेकंड नीचे आएगी। बिल्कुल दीपिका बेटा, बिल्कुल सही बात बोली। इसका विस्थापन शून्य करके भी हम उड़ान काल निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्लियर है कहानी? चल आगे बढ़े। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और केस नंबर 2, केस नंबर 1 खत्म नहीं हुआ, ये वाला एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ। इसमें अभी मैं तुम्हें पीएचडी करवा दूंगा। अभी इसमें मैं ऐसी खतरनाक बातें बताऊंगा तो जब ना कि मजा आ जाएगा जिंदगी का। अच्छा सर, ये ऊपर जा रही तो हर सेकंड कितनी कितनी दूरी ऊपर जाएगी, हर सेकंड कहां पर होगी, किस सेकंड पे आमने सामने गुजरेगी, बहुत सारी बातें करने वाले अभी, ठीक है। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा विराम देते, हम केस नंबर 2 को थोड़ा सा डिटेल में पहले चर्चा कर लेते। केस नंबर 2 क्या था? केस नंबर 2, इसमें हमने बोला था सर कि एक गेंद को h ऊंचाई से हमने नीचे की तरफ छोड़ दिया, h ऊंचाई से एक गेंद को नीचे की तरफ छोड़ दिया। ये जो मैं बोल रहा हूं इसे लिख लिया करो यार, है ना। h ऊंचाई से एक गेंद को छोड़ा जाता है। अच्छा देखो मेरे प्यारे, दो अलग अलग बातें, गेंद को छोड़ा जाता है, गेंद को फेंका जाता है ना। छोड़ना और फेंकना अलग अलग बातें हैं, सोच पा रहे हो? छोड़ना और फेंकना अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, h ऊंचाई से गेंद को छोड़ रहा हूं। तो छोड़ रहा हूं मतलब इसका प्रारंभिक वेग जो है वह 0 होगा। जब भी हम गेंद को छोड़ेंगे तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा, है ना। एक होता है गलती से लग जाना और एक होता है मारना, फिर होता है कुटाई करना। इन सब में अंतर है कि नहीं, है ना। गलती से लग गया था ना, अरे सॉरी, आई एम सॉरी, अब नहीं होगा भैया, गलती हुई, माफ कर दो, है ना। और फिर होता है कुटाई करना, कि जो तूने किया उसके लिए कुटाई मिली है अब, ठीक है। तो फिर इनमें जैसा अंतर है वही अंतर है छोड़ने और फेंकने में। तो यहां से छोड़ दिया मतलब प्रारंभिक वेग 0 हो गया। अच्छा, अब ये ऊंचाई कितनी है सर? ये ऊंचाई तो h है, आपने बोल ही दी सवाल में। अब मुझे निकालना कि गेंद कितने वेग से जमीन पर टकराएगी, कितने वेग से जमीन पर टकराएगी। तो बताओ यार कितने वेग से टकराएगी? तो सर यहां का वेग है निकालना हमें, तो कैसे निकालेंगे यहां का वेग? गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, अब बताओ कि यहां पर प्रारंभिक वेग तो 0 है, ओके। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ है जी, नीचे की तरफ है जी। अब जी को मैं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? जी को मैं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? अरे बोल।
सर नीचे तो नेगेटिव होता है। हाँ चल नेगेटिव ले लेते। नहीं सर पॉजिटिव लो। क्यों लो पॉजिटिव? चल देखो, तो फाइनल वेग तो मुझे निकालना, प्रारंभिक तो हो गया 0, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब जी को, अब ध्यान से सुना मैं इस बात को, दोनों करके बताऊंगा, नेगेटिव से भी सॉल्व करके बताऊंगा, पॉजिटिव से भी सॉल्व करके बताऊंगा। दिमाग के सारे जाले झड़ जाने चाहिए। क्या कि सर अगर हमने इसे नेगेटिव रख दिया, अब सोच, गेंद यहां थी, गेंद यहां थी, गेंद यहां थी, तो इससे ऊपर वाली सारी चीजें पॉजिटिव हो गई, यहां से नीचे वाली सारी चीजें नेगेटिव हो गई। तो सर जी नेगेटिव में था, ओके, तो जी को नेगेटिव में रख दिया। अच्छा, प्रारंभिक वेग तो रखने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे है, वैसे छोड़ा है, छोड़ा है, ठीक है। तो अब वो तो हमारे पास दिमाग है कि सर गेंद को छोड़ेंगे तो गेंद नीचे आएगी। अरे इतना तो समझता है ना? हाँ सर, गेंद को छोड़ेंगे तो गेंद नीचे आएगी। तो अगर गेंद को छोड़ेंगे तो गेंद नीचे आएगी, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सर अभी हमने छोड़ा ऐसा, अब वो नीचे चल गया, हमारी छोड़ने ना गलती है उसमें। अगर तूने गेंद को छोड़ दिया और गेंद नीचे चल गई तो इसमें किसकी गलती है? किसकी गलती है बताओ भाई, किसकी गलती? गेंद को छोड़ दिया सर मैंने तो, है ना, हमने तो तुम्हें कहां पकड़ा था, हमने तो बस छोड़ दिया। अगर वो अपनी होगी तो वापस आ ही जाएगी। तो वही गेंद को छोड़ा तो क्या गेंद वापस आएगी? नहीं सर, वो तो आगे की कहानी है। लेकिन अगर गेंद को छोड़ा तो नीचे गई तो किसकी गलती? हाँ, ग्रेविटेशन के कारण हुआ, तो त्वरण के कारण होगा। तो इसमें तो मैंने यू तो 0 रख दिया, यू का तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर गेंद को हमने छोड़ा, गेंद नीचे जा रही थी, त्वरण तो नीचे था, अब उसमें विस्थापन कहां हो रहा है? उसका विस्थापन कहां हो रहा है? सर विस्थापन भी उसका निगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि यहां से छोड़ा, गेंद नीचे जा रही है, तो विस्थापन भी नेगेटिव होगा, मतलब इसे भी मुझे -h रखना चाहिए। तो अब अगर मैं करूंगा इसको सॉल्व, तो v स्क्वेयर हो जाएगा 2 इंटू एच, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2gh, या v की वैल्यू आ गई √2gh, v की वैल्यू आ गई √2gh, ठीक है, पहली बात। या अगर मुझे ऐसा लगता ये नहीं सर मैं तो नीचे पॉजिटिव मानूंगा, तो फिर दिक्कत ही खत्म हो जाती। क्या? सीधे ये बन जाता, सीधे ही, मतलब ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, सीधे ये बन जाता। कैसे? अगर मैंने जी को पॉजिटिव तो यहां भी पॉजिटिव रखा, एच को भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव रखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अगर नीचे को पॉजिटिव मान लिया तो जी भी पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव, दोनों समान दिशा में थे, है ना, तो दोनों समान दिशा में थे, तुम्हें ही दिक्कत हो रही थी। दोनों जी और एच दोनों पॉजिटिव में, तो तुम पॉजिटिव रख के सीधे सीधे सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे नेगेटिव रखने की जरूरत होती ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और हम ये समझते H नेगेटिव क्यों है? H नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नीचे की तरफ है। यहां से अगर मैंने नंबर लाइन खींची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, तो नीचे मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव रखना पड़ेगा। देखो, हाँ, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हमें निकालना है टी, कि कितनी देर लगी गेंद को हवा में। तो सर कैसे निकाल सकते हैं इसमें? ओके, हमें प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, लेकिन समय निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के 2 तरीके हैं, या तो हम प्रथम समीकरण लगाए या द्वितीय समीकरण लगाए। देखो, अब हमें अंतिम वेग हमेशा पता हो ये जरूरी नहीं है, हमने तो निकाला ना यार, ये सवाल में मुझे पता तो नहीं था, निकाला था। अब अगर मान के चल मैंने फॉर्मूले में अंतिम वेग के रूप में निकाल लिया, तो फिर बार बार अंतिम वेग निकालना पड़ेगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इसलिए मैं गति का द्वितीय समीकरण लगा देता हूं। तो द्वितीय समीकरण क्या होता है? यह टकराने से जस्ट पूर्व वेग, अंतिम वेग लिखा हमने, ये अंतिम वेग लिखा हमने, और अब हम निकालने वाले हैं क्या? उड़न काल। उड़न काल, तो उड़न काल कैसे निकालेंगे सर? प्रारंभिक वेग 0, गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे, h बराबर ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। फिर से वही वाली बात है, दोनों को पॉजिटिव रख ले या दोनों को नेगेटिव रख ले, बात बराबर ही है। प्रारंभिक वेग तो हो गया 0। अच्छा,
अगर h को नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव नेगेटिव रख रहा हूं मैं, तो माइनस एच प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। तो ये हो गया h माइनस एच बराबर माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2h बटे में g, ये आ गया t की वैल्यू, या टी स्क्वायर की वैल्यू वर्गमूल चढ़ा देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी, ये होगा t। इसे कैपिटल T लिख देता हूं ताकि ये फील आ जाए कि हाँ सर ये टोटल टाइम है जितनी देर गेंद हवा में रही, नीचे धरातल तक टकराने का टोटल टाइम। क्लियर है छोटी सी बात। तो ये एक और मामला हमने सेट कर दिया। इसी प्रकार से अगर हम केस नंबर 3 की बात करें तो केस नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा मजेदार केस हो सकता है। ठीक है, अच्छा केस नंबर 3 के 2 पार्ट बन सकते हैं, 2 पार्ट बन सकते हैं। आप चाहो तो उन्हें 2 अलग अलग केसेस बना लो या 2 पार्ट बन सकते हैं। जैसे हमने केस नंबर 3 बनाया कि एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका, ऐसा भी हो सकता था कि एक गेंद को नीचे की ओर फेंक दे, नीचे की ओर फेंक दे। उड़यन काल को परिभाषा लिख सकते हो आप कि जितनी देर गेंद हवा में गति करती है ना, गुरुत्व के अधीन मुक्त गति करती है, वह उड़यन काल होता है। अच्छा, तो ये ऊपर से नीचे या एकदम फेंक दिया मैंने तो सीधे नीचे आ सकती है, दोनों ही केसेस बन सकते हैं। तो अब क्या हो सकता है इसमें, पहले जो हमने लिखा है उसको समझ लेते हैं। अब देखो इसमें फॉर्मूले बना लिए, खत्म हो गया काम। अब ये वाले जो केसेस में फॉर्मूले नहीं बनाएंगे, मैं तुम्हें बस इक्वेशन लगाना सिखा रहा हूं कि कैसे कर सकते हैं। कर तो तुम लोगे, मैं तुम्हें करना सिखा रहा हूं। मैं क्या सिखाना चाहता हूं मैं, देखो मान के चलो कि हमने यहां पर एक गेंद को h ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, है ना, गेंद को लिख लो ऊपर स्टेटमेंट, गेंद को h ऊंचाई से ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंका जाता है। u वेग से फेंका जाता है, मतलब गेंद को ऊपर फेंक दो तो नीचे। चलो देखो अब यहां पर है मजेदार बात है। अब गेंद का प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ है, ध्यान से समझना, लिख लेते। प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ है, इसे हमने प्लस u बोल दिया। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर है, जो माइनस जी, देखो ऊपर में पॉजिटिव बोल रहा हूं, यहां से मैं सारी चीजों ऊपर की तरफ पॉजिटिव बोल रहा हूं और नीचे की तरफ अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या कोई सूरवीर योद्धा है जो मुझे बताएगा इसका विस्थापन किस दिशा में होगा, विस्थापन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये वैसी ही कहानी, देखो अगर तुम्हें मेरी कहानियां समझ में आ गई ना तो तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान है, चुटकियों का खेल है। ये वही वाली बात है जो मैंने तुझे कहानी सुनाई थी चिंटू की कहानी, कि चिंटू गया मार्केट, फिर वापस अपने घर आया और मुन्नी के घर चला गया, तो विस्थापन नेगेटिव हो गया था। क्यों सर, क्योंकि देखो यहां से क्या होगा, ये गई ऊपर, गेंद गई ऊपर, फिर वापस से आई और नीचे जमीन पे चली गई यहां तक। तो अल्टीमेटली ये जो h होगा, ये h को मुझे पॉजिटिव में रखना चाहिए या नेगेटिव में रखना चाहिए, बस ये बता दो। नेगेटिव में। बहुत ही होशियार चीते हैं यहां पर, बस कुछ चीतों की वजह से, अच्छा वैसे उन्हें चीतों का टाइटल नहीं देना चाहिए, कुछ मूर्ख बालक की वजह से बाकी सब जो होनार चीते हैं वो पीछे रह जाएंगे मुझे लगता है। हाँ भाई, तो बहुत ही अल्टीमेट सी बात, विस्थापन इसका जो होगा नेगेटिव। एक बात सभी चीते अपने आप के लिए कमेंट्स में लगाएंगे आग, यहां पर विस्थापन जो होगा इसका, विस्थापन जो होगा वह माइनस एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस एच। बस ये लिखना आना चाहिए हमें। अब क्या क्या पूछ सकता है सवाल में, पूछ सकता है सवाल में कि धरातल पे कितने वेग से टकराएगा, या पूछ सकता है कि इसका उड़यन काल क्या हो। तो अब बस हमें गति के समीकरण लगाने हैं, जो भी पूछा उसके हिसाब से, इसका कोई फॉर्मूला बनाने वाले नहीं हैं हम। बस मैं तुम्हें गति के समीकरण लगा कर दिखाना चाहता हूं। जैसे यहां पर जब टकराएगा तो वेग क्या होगा, तो ये वाला वेग निकालना है, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, तो सर ये वेग लिखेंगे v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालेंगे, तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2gh।
अच्छा सर, u पॉजिटिव में g नेगेटिव और h भी नेगेटिव है, तो v की वैल्यू जो हो जाएगी या v स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी माइनस एच, तो फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से मैं अल्टीमेटली लिख सकता हूं v बराबर हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर बाय 2g, सॉरी यू स्क्वायर प्लस 2g एच। ठीक है, इसी प्रकार से मैं द्वितीय समीकरण निकाल के इसका उड़यन काल भी निकाल सकता हूं, है ना, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, इसमें h नेगेटिव है तो माइनस एच बराबर ut प्लस, प्लस की जगह माइनस क्योंकि g नेगेटिव में है, तो ये हो जाएगा h माइनस एच बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। द्विघात समीकरण बनेगा, t की वैल्यू निकालनी होगी हमें यहां पर इसको सॉल्व करके। क्लियर है कहानी, आ गया सभी को समझ में? हाँ भाई, तो इतना अगर ये तीनों केसेस अगर समझ में आए तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे। लास्ट केस में क्या हो सकता है, एच गेंद को नीचे की तरफ फेंक दिया, तो नीचे की तरफ फेंक दिया तो फिर तो बहुत ही आसान है, सब कुछ ही एक ही दिशा में हो जाएगा, है ना। क्या अगर मैं बोलूंगा केस नंबर 4, अगर गेंद को एच ऊंचाई से नीचे की ओर u वेग से फेंका जाता है, ठीक है, मतलब यहां पर हमारे पास एक गेंद है, h ऊंचाई पे हम खड़े हैं छत पर, और गेंद को हमने फेंक दिया नीचे की ओर, फेंक दिया मतलब प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, अब सब कुछ ही नीचे है, तो एक काम कर लूं क्या मेरे प्यारे, एक बात बता, मैं u भी नेगेटिव लूंगा, h भी नेगेटिव लूंगा, g भी नेगेटिव लूंगा, सब कुछ सॉल्व करूंगा, तो अल्टीमेटली मैं क्या सबको नीचे वालों को पॉजिटिव लेके एक बार करके बता दूं? क्या बोलती है जनता, क्या मैं नीचे को पॉजिटिव लेकर करके बता दूं? नीचे नेगेटिव लेना है मुझे पता है, लेकिन मैं एक बार फील दिलाना तो चाहता हूं तुझे कि अगर मैं नीचे को पॉजिटिव ले तो कैसे होगा सॉल्व। क्या नीचे को मैं पॉजिटिव लेके कर दूं? क्या नीचे को पॉजिटिव लेकर कर लिया जाए तो यहां पर समीकरण कैसे बनेंगे, v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, ठीक है, तृतीय समीकरण। द्वितीय समीकरण लगाएंगे तो h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सब कुछ ही पॉजिटिव में होगा, सब कुछ ही पॉजिटिव में होगा, नीचे को हमने पॉजिटिव मान लिया, लिख लेना कॉपी में, कंफ्यूज नहीं होना बाद में, हमें नीचे को हमने पॉजिटिव मान लिया इस बार, ठीक है। नेगेटिव भी लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, जैसे यहां पे हमने लेकर देखा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। अच्छा, अभी ये जो केस नंबर 3 केस नंबर 4 है, इस पर कुछ स्पेसिफिक सवाल कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में केस नंबर 1 का जो और डिटेल एनालिसिस है वो करने वाले हैं हम। चल देखो, जैसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले इस पे लगे हाथ। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करूं, मीनार के शीर्ष से ऊपर की ओर u वेग से फेंका गया एक पत्थर धरातल पर 3u वेग से पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और एक बार पहले फोटो बना लेते हैं ना, फिर हम समझेंगे कौन सा केस है हमारे हिसाब से। ये इनको ऊपर की तरफ फेंका गया u वेग से, गई गेंद ऊपर गई, नीचे आके टकरा गई 3u वेग से। अच्छा, तो अब यहां पर हमारे पास क्या केस नंबर 4 है, केस नंबर 3 है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, कौन सा केस है पहले तो ये बता दो, कौन सा केस बना, कौन सा केस बना। हाँ, केस नंबर 3 बना सर, क्योंकि गेंद को ऊपर की ओर फेंका तो घूमकर नीचे आई। तो अगर मुझे यहां पर क्या क्या दिया है, u अंतिम वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया है, और मुझसे विस्थापन या h ऊंचाई पूछी है, तो मैं कौन सा, समय ना तो दिया है, समय ना तो पूछा है, तो कौन सा समीकरण लगाओ सर, यही वाला लगा दो, गति का तृतीय समीकरण,
इसी से कर लेना है हमें हल, इसी से हमें कर लेना है हल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, अच्छा सर कहां ले पॉजिटिव, बताओ, तुम जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। क्या ऊपर को पॉजिटिव ले या नीचे को पॉजिटिव ले? सर जैसी मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर को ही पॉजिटिव ले ले क्या? हाँ सर ऊपर को ही पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे को नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, अंतिम वेग कितना हो गया 3u, तो 3u का स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। अब मुझे लगता है कुछ चीतों को तो ये बात चमक गई दिमाग पे, हमेशा के लिए चिपक गई कि सर यहाँ जी और एच अगर समान दिशा में हो तो आप इसको नेगेटिव नेगेटिव लिखते हो, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, जैसा अभी हुआ था, फिर से वही हो रहा है। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। सर ये होगा 3 का वर्ग, नो यू स्क्वायर बराबर होगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। 9 में से 1 गया, 8 बचा, 8u स्क्वायर बराबर होगा 2gh। 2g नीचे आ जाएगा तो 8u स्क्वायर अपॉन में 2g बराबर होगा h के, 4u स्क्वायर। कितनों का है आंसर? 4u स्क्वायर बाई g कितनों का है ये आंसर? बराबर होगा h के। 4u स्क्वायर बाई g बराबर होगा h के। कितने चीतों को ये बात चमकती है? लगा दो एक बार कमेंट्स में जोरदार आग। आसान सा केस, आसान सी कंडीशन, आसान सा सवाल। चलिए क्या ये सवाल कर पाओगे? क्या ये सवाल कर पाओगे? सवाल पढ़ लो एक बार। हाँ श्याम बेटा, u को पॉजिटिव रखो और नेगेटिव रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पे u का स्क्वायर है। कब फर्क नहीं पड़ेगा? तृतीय समीकरण में, लेकिन द्वितीय में पड़ जाएगा फर्क। ठीक है, 40 मीटर ऊंचे टावर से एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंकी जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसके पश्चात वह जमीन से टकराएगी। ओके सर, गेंद को टकरा दो जमीन से, टिंग 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 टिंग। 40 मीटर ऊंचे टावर से गेंद को फेंका जाता है तो गेंद ऊपर जाएगी और गेंद नीचे आएगी। तो क्या ये फिर से केस नंबर 3 बन गया है? बोलो हाँ या ना। क्या केस नंबर 3 बन गया? बिल्कुल सर। तो सर केस नंबर 3 में आपने अभी हमें इस पर सवाल करवा दिया। अब हम टी की वैल्यू वाला सवाल करेंगे, टी की वैल्यू निकालने के लिए सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है वह समय ज्ञात कीजिए जिसके पश्चात वह जमीन से टकराएगा। तो क्या निकालना है? समय निकालना है। ओके, तो कितने वेग से फेंका? 10 मीटर पर सेकंड से फेंका। बहुत ही बढ़िया। क्या करे? ऊपर को पॉजिटिव ले या नीचे को? सर एक कुछ कर लेते, बार बार पूछने वाली बात नहीं है, नीचे को नेगेटिव ले लेते हम। चलो ठीक है, ऊपर पॉजिटिव हो गया। तो एक बार मेरे को वैल्यूज लिख के बता दो ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए कि जितनी हम मेहनत करी वो सफल हो चुकी है। पहले बताओ इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u कितना है? लगा लेंगे गति का समीकरण, सॉल्व कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। पहले बता दो वैल्यूज कितनी कितनी है। u कितना है? सर 10 प्लस 10 या माइनस 10 कितना होगा? कितना होगा? प्लस 10। वेरी गुड, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत ही बढ़िया। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण क्या आएगा? माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। बोल हाँ या ना। इसे माइनस 10, देख सवाल वाले ने लिखा है कि 10 लो, तो इसलिए मैं 10 ले रहा हूं, वरना 9.8 लेता अगर सवाल वाला लिख के देता तो। अच्छा, अब ये बताएंगे सभी बच्चे मुझे, ये बताएंगे सभी बच्चे मुझे कि सर u आ गया है, a आ गया है, विस्थापन कितना होगा? h। सर यहां से गई है, घूमकर यहां पर आ गई है, तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन कितना हुआ? -40। आभा शर्मा का सबसे पहले जवाब आया, बहुत ही बढ़िया बिटिया। यहां पर आएगा -40। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव में है। कहां है सर? नीचे की तरफ है। क्यों? क्योंकि यहां से घूमकर यहां वापस आएगी, तो यह 0 को क्रॉस करके नेगेटिव में चली गई अब ये लाइन।
तो यहां पर अब आंसर कर सकते हैं हमें समय निकालना है। क्या लगाया जाए? सर तृतीय समीकरण लगा लो। नहीं, जो समय निकालना, तृतीय में समय नहीं होता। चलो हटाओ। सर पहला लगा लो, लेकिन यहां पर मेरे पास अंतिम वेग भी नहीं है। या तो मैं पहले अंतिम वेग निकालूं फिर गति का पहला समीकरण लगा लूं, या इसके अलावा मैं द्वितीय समीकरण लगा सकता हूं सीधे सीधे। चलो तो द्वितीय समीकरण लगा के एक बार हल कर लेते हैं, कि अभी तक हमने कुछ द्वितीय समीकरण से हल नहीं करा, उसे बुरा ना लग जाए। h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। प्रारंभिक या h की वैल्यू है -40, प्रारंभिक वेग है 10 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर है मामला? g की वैल्यू -10 है। अब यहां पर क्या हो गया सर? ये हो गया -40 बराबर 10t माइनस ये कट गया 5 आ गया 5t स्क्वायर। अच्छा, सबको एक तरफ ले आओ पहले तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 बराबर हो गया है 0 के। अब इस पूरे में से 5 बोल रहा है क्या? खींचा चला आएगा बाहर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी। तो यहां हो जाएगा सर 5 बाहर रख देते तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 बराबर हो गया है 0 के। अब इसे है करना हमें हल। 8 कैसे आ सकता है सर? 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। बिल्कुल ही गजब बात। तो टी स्क्वायर 5 को रख दिया मैंने, क्योंकि 5 से मतलब नहीं है, हमें ये द्विघात समीकरण को हल करना है। तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 बराबर होगा 0 के। क्यों? क्योंकि इनको जोड़ूंगा तो -2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आएगा। तो कितना होगा ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, अच्छा इसमें से t कॉमन ले लू मैं, तो हो जाएगा t माइनस 4 प्लस 2 t माइनस 4 बराबर हो गया 0 के। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर t प्लस 2 इंटू टी माइनस 4 होगा 0 के बराबर। t के 2 मान आए, t बराबर -2 सेकंड और t बराबर +4 सेकंड। क्या सही होगा? हाँ चीतो बताओ क्या सही होगा? सर -2 तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? सेकंड टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो 4 सेकंड इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला? आगे बात समझ में? गति का द्वितीय समीकरण लगाया, आसान सी बात थी। गेंद को ऊपर की तरफ फेंका, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर गई, नीचे आई, जमीन पर टकरा गई। जमीन पर टकरा गई। अब यहां पर इसमें त्वरण -g होगा, विस्थापन जो होगा यहां से यहां तक -40 होगा, और साथ ही साथ यह समीकरण था, इसको हमने हल करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, देख दो चीज है, ये 5 बराबर 0 करो या इस पूरे को 0 कर लो। तो हमें पता सर 5 बराबर तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको ही 0 के बराबर करना पड़ा। 5 कॉमन लेके लिए हमने ये ऐसा कर ले, 5 को नहीं इधर भेज दिया, तो 0/5 0 हो जाएगा। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम कुछ ऐसा सॉल्व करते, हाँ फर्स्ट और थर्ड का मिक्स करके भी सॉल्व कर सकते हो निखिल, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये करवाना था इसलिए मैंने ये सेकंड से सॉल्व किया। ये 2 सेकंड क्यों आया? 2 सेकंड क्यों आया? मालूम है 2 सेकंड क्या चक्कर है? अगर तुम ऐसा सॉल्व करते, करके देखना आज होमवर्क में, ट्राई करना एक बार, ठीक है? क्या कि अगर तुम ऐसा सॉल्व करते, एक गेंद को हम 40 मीटर ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंक देते 10 मीटर पर सेकंड से। केस नंबर 4, गेंद को ऊपर ना फेंकते हुए नीचे की ओर फेंक दिया, तो यहां से सॉल्व करते तो आंसर 2 सेकंड आता। यहां पे आंसर आता 2 और आता -4, तो ये गलत हो जाता है, ये आंसर सही हो जाता। ये निकालो और फिर सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, वो 2 सेकंड का क्या चक्कर है। ठीक है, यहां पर ये -2 क्यों आया था? तो इस किस कंडीशन में ये +2 बन जाता? कब? जब गेंद को 40 मीटर से ऊपर ना फेंकते हुए नीचे फेंक दिया होता 10 मीटर पर सेकंड से। तो आंसर
जो आंसर जो है वो 2 और -4 आता। मैंने बिना सॉल्व करे बता दिया, 100% यही आएगा। एक बार तुम लोग सॉल्व करके देखना। चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना, और भी कुछ सवालों की तरफ, और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातों की तरफ। ठीक है, अब हमने जो केस नंबर 2 किया था उसको और डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और उसका एक और अंडर केस या उसके अंदर का एक और केस डिस्कस करता हूं। उसके भी कुछ फॉर्मूले वगैरह होते वो बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना क्या होता है। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में लिख लो या क्वेश्चन के रूप में लिख लो आप चाहो तो। देखो ये एक मजेदार सी बात है कि अगर मैंने एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका यू वेग से, ठीक है, गेंद ऊपर गई 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 आई नीचे आ गई, ठीक है। अब यहां पर जमीन से कुछ h ऊंचाई होगी जिसको गेंद 2 बार पार करेगी, जिसको गेंद 2 बार पार करेगी। मतलब क्या हुआ कि एक गेंद को मैंने ऊपर फेंका, ठीक है, या ऐसा समझो कि एक बिल्डिंग थी, उसमें दूसरी मंजिल पे बालकनी में है ना एक व्यक्ति खड़ा है। तुमने एक गेंद को जमीन से ऊपर फेंका तो उस व्यक्ति को क्या दिखाई देगा? उसको लगेगा अरे ये गेंद आई मेरे सामने से गुजरी, फिर गेंद और ऊपर गई, फिर मेरे सामने से गुजरी और गेंद नीचे चली गई। तो क्या ये बात हमेशा होगी ही होगी कि जब भी एक गेंद को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हर एक हाइट, यहां ले लू मैं, यहां ले लू, यहां ले लू, यहां ले लू, कहीं भी ले लू, 2 बार गुजरेगी नजरों के सामने से? कितनी बार गुजरेगी? 2 बार। एक बार ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त। क्या ये छोटी सी बात चमकी? हाँ सर, 2 बार गुजरेगी, एक बार ऊपर जाते वक्त गुजरेगी और एक बार नीचे आते वक्त गुजरेगी। तो अगर ये ऊपर जाते वक्त गुजर रही है और यहां पे टाइम मैंने बोला t1 और नीचे आते वक्त गुजरी तो टाइम हो गया t2। जैसे मान के चलो एक गेंद को मैं नीचे फेंका, तो ये जब गेंद मेरे सामने t बराबर 2 सेकंड हुए, फिर ऊपर गई गई गई, फिर नीचे आई, फिर 8 सेकंड बीत गए, फिर उसके सामने जमीन पे जाके टकरा गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ। तो ऊपर जाते वक्त है ना, जैसा लिख लो स्टेटमेंट, गेंद h ऊंचाई को 2 बार पार करती है ना। ऊपर तो इसके स्टेटमेंट में और भी चाहो तो ऐसा ऐड कर सकते हो, एक गेंद को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। तो अगर एक गेंद को u वेग से ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंका गया है तो h ऊंचाई को 2 बार पार करती है। ठीक है, 2 बार। अच्छा, समय t1 और t2 पर, ठीक है, समय t1 और t2 पर अगर आप चाहो तो इसका मैं एक छोटा सा डेरिवेशन होता है 2-3 लाइन का, वो बता सकता हूं। अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं बता दूंगा, एक लाइन का एक द्विघात समीकरण बनता है, उसका हमको कुछ ना कुछ सॉल्व वॉल्व करना होता है। बाकी अगर ना चाहो तो मैं सीधे सीधे इसका आंसर बता देता हूं। तो जिनको पता करना है कि नहीं नहीं सर कैसे आया, हम तो जानना चाहते हैं, हमें उत्सुक बालक, तो देख लो, वरना बाकी इसका जो रिजल्ट आएगा वो याद रखना कि अगर मान कर चलो कि यहां पर यह प्रारंभिक वेग u ऊपर की तरफ है, तो मेरे को यह निकालना है कि इस ऊंचाई h पर कब पहुंचेगी गेंद, यहां से यहां तक पहुंचने का समय निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे तो हम लिखेंगे h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो u ऊपर की तरफ है तो u तो पॉजिटिव ही होगा, विस्थापन भी ऊपर, यहां से यहां तक देख रहा हूं मैं, यहां से यहां तक गेंद गई, बस इतना समझना चाहता हूं मैं। पहले कब पहली बार दूसरी मंजिल से गुजरेगी गेंद, तो यहां पर h भी पॉजिटिव होगा लेकिन g नेगेटिव हो जाएगा सर, तो -12 gt स्क्वायर हो गया, -12 gt स्क्वायर हो गया। ठीक है, या इस सबके पदों को एक तरफ ले जाता हूं मैं, ये सबको इधर ले जाता हूं, तो हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर माइनस ut प्लस h बराबर हो गया 0 के। या मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना दूं, बस थोड़ा सा खूबसूरत बना रहा हूं। कैसे? मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो हो जाएगा
2 से मल्टीप्लाई और g से डिवाइड कर लेता हूं, तो यहां पर ये हो जाएगा 2 बाय जी से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये हो गया g बाय 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस, क्यों कर लिया? खूबसूरत बनाने के लिए। ये क्यों करा है मैंने? सुंदरता बढ़ाने के लिए। सुंदरता बढ़ाने के लिए किया गया कार्य, सुंदरता बढ़ाने को, सुंदर बनाने के लिए काम किया मैंने। ठीक है, तो अगर सुंदर बनाने के लिए कार्य किया मैंने तो क्या हुआ सर? यहां से ये 2g जो है ना, तो देखो ये 2g को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा g से g कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहां पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2u बटे में g प्लस 2h बटे में g। ठीक है, जिनको समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने द्वितीय समीकरण को लिखकर हल किया है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं तो ये द्विघात समीकरण बना। अब मैं इसमें टी की वैल्यू कोई निकाल नहीं सकता हूं, मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मेरे को यू नहीं पता, मेरे को एच नहीं पता, यू और एच बता दिया तो शायद मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला या व्यापक रूप से कुछ चीजें बताना चाहता हूं तुम्हें। क्या? अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कुछ ऐसा बताया था कि अगर एक द्विघात समीकरण है, अब जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या? कि अगर हम ऐसा बोले कि अगर हमने बोला सर कि एक द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि अगर हम इसमें दो मूल निकालेंगे इसके, तो सर इसके 2 मूल आएंगे, 2 समय आएंगे, तो इसीलिए यहां पर ये समीकरण भी प्रूफ करता है कि ये गेंद एच हाइट को 2 बार क्रॉस करेगी, क्योंकि यहां पे 2 समय आएंगे। अरे द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तो दो आएंगे ना, टी की वैल्यू 2 आएंगी, बिल्कुल टी की वैल्यू 2 आएंगी। तो यहां पर टी की वैल्यू जो 2 आएंगी उसमें हम लिखेंगे कि अगर सर यहां पर 2 मूल आएंगे इसके, और दोनों मूल को, एक को T1 बोल दिया और एक को T2 बोल दिया, मतलब एक T1 समय हो गया, एक T2 समय हो गया। तो अगर एक T1 समय है, एक T2 समय है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सर T1 प्लस T2 जो होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सी लाइन, इस पूरे में तो समझ आया ना आया हो ये डेरिवेशन में, लेकिन अब जो बोल रहा हूं वो याद होना चाहिए या उसे ध्यान जरूर रखना मेरे प्यारे। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि T1 प्लस T2 जब करेंगे तो कितना आएगा सर? T1 प्लस T2 मतलब ये होगा कि मूल का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा याद कर, वो था माइनस बी बटा सी, सॉरी माइनस बी बटा ए, तो ये रहा 2g और इसके आगे तो ये 1, तो यहां पर हो जाएगा 2u बटा g, और इसी प्रकार से T1 इंटू T2 जो था वो था 2h बटा g, कितना था? 2h बटा g। ठीक है, तो T1 इंटू T2 जो था वो 2h बटा g था, और इसके अलावा T1 प्लस T2 जो था वो 2u बटा g था। जिसको अच्छा नहीं लग रहा कि नहीं सर बिल्कुल ही मेरी खोपड़ी में तो भूसा भर चुका है सर, मेरे को बिल्कुल भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ समझ नहीं आता है सर, मैं तो डॉक्टर भी बनना चाहता हूं लेकिन मैं 10वीं फेल भी कहलाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं सर कि मैं डॉक्टर बन जाऊं लेकिन मेरा कंपाउंडर मुझे लूट कर ले जाए एक दिन, तो तू कुछ मत कर इसमें, तो इसी में एक काम कर, मुझे ये बता कि अगर एक द्विघात समीकरण है तो इस द्विघात समीकरण में T1 प्लस T2 या दोनों मूल का योग कैसे निकालेगा? अल्फा प्लस बीटा याद है, कुछ वो लिखना सीखा था, माइनस बी बटा ए। हाँ सर, तो माइनस बी कितना है? यू है ये सर, तो ये हो जाएगा माइनस यू बटे में ए कितना है? जी बटा 2, तो ये 2 पलटी खा के ऊपर चले जाएगा, जो 2u बटा जी आ जाएगा। ये देख अल्फा प्लस बीटा या T1 प्लस T2 भी बोलूंगा मैं उसे यहां पर, तो देख ये भी 2u बटा जी आया, ये भी 2u बटा जी आया। मैंने क्या बताया? सुंदर बनाया ऐसे। अगर तुझे जिंदगी में सुंदर चीजें पसंद नहीं है, नहीं सर मेरे को तो मेरी बैंगन जैसी शकल ही पसंद है, अदरक जैसा हो रहा हूं सर लेकिन मैं बहुत प्यारा हूं खुद को, तो मत कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस मैंने तो उसका मेकअप कर दिया था, मेरे को तो ये ज्यादा अच्छी लग रही थी, तुझे वो अच्छी लग रही, तो भाई अपनी अपनी चॉइस है, हम क्या करें।
ठीक है, जिसको जो पसंद आ रहा है वो देख लो भैया। मेरे को तो सुंदर चीजें ज्यादा पसंद आती है। सुंदर इक्वेशन, सुंदर इक्वेशन की बात कर रहे थे, समीकरण की बात कर रहे थे, है ना, ज्यादा फिसलना नहीं है। अच्छा, वो एक बोल रहा सर मैं तो गोभी जैसी शकल का हूं। हाँ, गोभी जैसी शकल, फूल गोभी जैसी शकल जिसपे कीड़े पड़े हुए हैं। देखिए ना, फूल गोभी सफेद होती, बीच बीच में काली काली हो जाती है कहीं कहीं पर। चल, तो ये वाली बात है। इसमें हम T1 प्लस T2 को 2U बटा जी लिख सकते हैं, T1 इंटू T2 को 2H बटा जी लिख सकते हैं। अब सर इसका क्या कर लिया मैंने, मेरा कुछ नहीं आ रहा भैया। देख, अब इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि मान के चल मेरे को यहां पर बोला कि एक गेंद को, अब देख चमत्कार दिखाता हूं मैं तुझे। एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका हमने, एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका। अच्छा, रुक तो जा रही मेरी प्यारी, एक बात बता, क्या अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कहीं पर कुछ सॉल्व किया था जिसका आंसर 2U बाई जी आया था? क्या कहीं पर कुछ क्या कहीं पर ऐसा कुछ सॉल्व किया था कि T1 प्लस T2 जो 2U बटा जी है वो कहीं गए? हाँ सर आप बोल रहे थे फर्स्ट केस का एग्जांपल है। हाँ सर, फर्स्ट केस में 2U बटा जी तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट आया था। मतलब ये हुआ कि T1 प्लस T2 2U बटा जी के बराबर है। और रुको जाओ रे, थोड़ी जगह बनानी पड़ गई इसलिए तो यहां पर ये जो हो जाएगा इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या आ गया रे साथ में, इसे हम लिख सकते हैं T1 प्लस T2 जो होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा सर। मतलब क्या हुआ इसका, देख अब तेरे को मैं जिंदगी के मजे दिलाता हूं। मान के चल तुझे बोला कि एक गेंद को हमने, अब देख एकदम बिल्कुल एक छोटी सी चीज बताएंगे तुझे, छोटी सी चीज, और तू सीआईडी का अफसर बन जाएगा, सारे दरवाजे तोड़ देगा, तुरंत तुझे पता चल जाएगा कि चोर कौन था। अगर बस इतनी सी बात बोल दे मुझे कोई कि एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका, अब देखिए एसपी स्टार का जादू, एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका और ये गेंद जो है ऊपर की तरफ जा रही थी। अभी 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 जो बोला था मैंने वही करके बताता हूं। एक गेंद को मैंने बोला कि सर टी बराबर 2 सेकंड और टी बराबर 8 सेकंड पर यह गेंद समान ऊंचाई से गुजरी, समान ऊंचाई से गुजरी। अब तू मैं जो बोलूंगा वो करके बता देगा। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसी असीम शक्ति आ गई क्या मेरे अंदर? हाँ, अब देख, बस इतना बोला है ना, खिड़की में बैठी बालिका को ऐसा पता चला कि ये जो गेंदे का फूल मेरी तरफ आ रहा था, टी बराबर 2 सेकंड और टी बराबर 8 सेकंड पर मेरी नजरों के सामने से एक साथ गुजरा। तो अब तुझे सब कुछ आता है। कैसे सर, क्या क्या आता है? देख, यहां पर ये T1 हो गया है, ये T2 हो गया है। तो अब तुझे क्या पूछेगा, ये बोलेगा कि ये सुंदर कन्या बालकनी कितनी ऊपर है, या इस सुंदर कन्या की बालकनी कितनी ऊंचाई पर है, गेंद पूरा कितना ऊपर जाएगी, गेंद कितने वेग से फेंकी गई थी, या ऐसा बोलेगा कि यार ये बता कि ये गेंद टोटल कितनी देर हवा में उड़ेगी। जो पूछे सब बता दे। कैसे सर? हमें पता है कि T1 की वैल्यू है 2 सेकंड। पहली बार जब वो मेरे नजरों के सामने से गुजरी तो 2 सेकंड बीत गए, और जब अगली बार मेरे नजरों के सामने से गुजरी तो 8 सेकंड हो गया टाइम। तो अब मुझे सारी चीजें पता चल गई। कैसे? T1 प्लस T2 जो होगा सर वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, मतलब 8 और 2 हो गया 10 सेकंड। मतलब टोटल गेंद जो ऊपर से नीचे आएगी उसे 10 सेकंड लगेंगे। रुक जा। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2U बटा जी के बराबर भी होता है, मतलब 10 सेकंड टोटल टाइम लगा। तो 2 इंटू यू बटे में जी हो गया, जी की वैल्यू 10 रख दी मैंने, ये 10 उधर जाएगा, 10 इंटू 10 बटे में 2 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया सर 50। मतलब ये यू की वैल्यू आ गई 50। मतलब ये जिसने नीचे से गेंदे का फूल फेंका था ये 50 मीटर प्रति सेकंड से फेंका था। अच्छा, और ये कितनी ऊंचाई पर सुंदर कन्या खड़ी है? ये यहां पर खड़ी है। T1 इंटू T2 बराबर होगा 2H बटे में जी। तो T1 कितना है? T1 है सर 2। T2 कितना है? 8। तो 2 इंटू H बटे में हो गया 10। इसे ले जाए इधर, तो 2 इंटू, यह एक काम करें 2 से 2 काट दे, ये हो गया 80 मीटर। अरे कहां लगे हो चक्कर में? यहां पर यह 80 मीटर की ऊंचाई पे खड़ी हुई है। कहां खड़ी है? 80 मीटर की ऊंचाई पे खड़ी हुई है।
और क्या बताऊं, बता और क्या बताऊं। ये गेंद अधिकतम ऊपर कितना जाएगी? जब मुझे ये पता चल गया कि गेंद जमीन से 50 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई है तो कितना ऊपर तक जाएगी, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। HMX बराबर u²/2g। तो u की वैल्यू कितनी है सर? 50 का वर्ग बटे में 2 × 10। अभी अभी सॉल्व किया था क्या? हाँ सर, करा सा तो लग रहा है, शायद 125 मीटर आंसर था इसका। अभी किया था एक और क्वेश्चन में हमने। आ गया समझ में? हम वो है जो 10 रुपए लेकर करोड़पति बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम बस इतनी सी बात बता दो, इतनी सी बात बता दो कि गेंद कब गुजरी, बाकी सब हम सेट कर देंगे मामला। हम सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। मतलब गुरुत्व की अधीन गति जो है वो ज्यादा आसान है हर चीज से, है ना। दुनिया में लोगों को अभी तक उल्टा लग रहा हो, अभी क्या आने वाले समय में भी लगता रहेगा, और हमेशा से लगता और एक गुरुत्व की अधीन गति तो बहुत डिफिकल्ट है, हमसे तो सवाल ही नहीं बनते। क्यों? क्योंकि कभी फील ही नहीं किया। फील तो करके देख एक बार, ये सबसे आसान है क्योंकि इसमें तुझे पता है होने क्या वाला है। अगर जिंदगी में यह पता चल जाए कि क्या होने वाला है, फिर तो मौज ही मौज है, है ना। मान के चल एक बाबा मिले, है ना, एक बाबा आए तेरे घर के सामने, उन्होंने बोला ए भिक्षा दे ही, आटा ला के दे दे बालक, तो तूने थोड़ा सा आटा दे दिया। अब बाबा ने बोल दिया बहुत ही उज्जवल भविष्य है, तेरे चेहरे पे जो लाली है वो बताती है कि तू आने वाले समय में डॉक्टर बनेगा, तेरे पास लाल कलर की गाड़ी होगी बड़ी सी और एक बड़ा सा बंगला होगा। बस मन में लड्डू फूटा, जय हो बाबा, रोज आओ, रोज एक कप आटा दूंगा मैं आपको। क्यों? बाबा ने भविष्य बता दिया। तो बस इतनी सी बात थी। अब भविष्य तो हमें पता है। चलो, तो ये वाली बात है। हाँ, इसको बीवी भी चाहिए। चप्पल निकाल के मार पड़ेगी तेरे। अब सर आपने गाड़ी दी, बंगला दी, डॉक्टर साहब बंगले में बीवी भी तो चाहिए। बहुत बेटा, बहुत बढ़िया ना। मैं वो इतना करेगा तो मिल जाएगी। ठीक है, चल। हाँ, अब ये कुछ और सवाल है, एक बार खुद से ट्राई कर लेना होमवर्क में। कल की क्लास में आते ही मैं ये वाले कुछ क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, एक बार ट्राई करना। फिर कल की क्लास में हम ग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। ये 2-3 सवाल बचे थे, एक बार खुद से ट्राई करना है सभी। ठीक है, चल। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। ये भी होमवर्क का सवाल है। जितने सवाल बच रहे हैं यहाँ पर वो सारे आप खुद से एक बार ट्राई कर लेना। बाकी कल की क्लास में मैं आते ही करूंगा, 2 और नए रोमांचकारी केसेस बताऊंगा, फिर हम ग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। चलो भाई, तो जितना बड़ा रिवाइज करना, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।